हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, अपन ने लेक्चर नंबर 7 के अंदर असाइनमेंट रिएक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर ली थी। अपन ने असाइनमेंट रिएक्शन के अंदर सिंपल पे तो अपन ने पहले बारे में पहले अपन ने पढ़ा था असाइनमेंट रिएक्शन के बारे में, बेसिक रिएक्शन पढ़ी थी, फिर उसके बारे में उसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। मैकेनिज्म पढ़ने के बाद में उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को पढ़ा था। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बनता है बेटा 12th क्लास के बेसिस पे। ठीक है बच्चों। और अपन ने उसके अंदर पढ़ा था बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एसएन1 रिएक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे काफी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मोलिकुलरिटी ऑर्डर से रिलेटेड हो गया। ठीक है कि नहीं, आरएक्स का एन ऑर्डर हो गया। ठीक है, जैसे एच एफ का हो गया, एच आई का हो गया, एच बी आर का हो गया, एच सी एल का, इनका ऑर्डर भी देख पूछा जाता है एसएन1 रिएक्शन के लिए। और जब मेरे पास में एक्स ग्रुप समान हो तो आर ग्रुप डिफरेंट हो तो फिर ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अपन ने ये सारी बातें कंप्लीट कर ली थी लेक्चर नंबर 7 के अंदर। आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो तो ही ये लेक्चर नंबर 8 देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तभी ये जाके कारगर साबित होगा। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 8 के अंदर अपन बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में अपने को पता है बेटा। SN2 रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन को अपन बायोमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से पुकारते हैं बेटा? इसको अपन बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे, इसकी बेसिक रिएक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म बात करने के बाद में इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बाद में अपन बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जहां से काफी अच्छे क्वेश्चंस बन के जाते हैं बेटा। फिर इतनी बातें करने के बाद में अपन आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस की कुछ कॉमन बातें। अपन आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस की कुछ कॉमन बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आओ बच्चों, ध्यान से देखना बेटा। आज अपन बात करेंगे बेटा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बेटा मैं आपको पहले नंबर पे बता रहा हूँ बेसिक रिएक्शन। बेसिक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिक रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन, ध्यान से देखना बेटा। बेसिक रिएक्शन को अपने पास में बेटा आर एक्स होगा। इस आर एक्स की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जा रही है? न्यूक्लियोफाइल के साथ में। अब बेटा जी यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस आर के ऊपर जाके अटैक करेगा। किधर से अटैक करेगा? आर के ऊपर जाके अटैक करेगा। और बेटा पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा और इधर से एक्स रिमूव होता जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसको बोला जाता है बेटा जी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोले तो संक्रमण अवस्था बोलते हैं बेटा इसको हिंदी के अंदर। ठीक है बच्चा। अब जो बॉन्ड बन रहा है उसको बना दो और जो बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ दो। जो बॉन्ड बन रहा है उसको बना दो और जो बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ दो। यहाँ से बेटा जी आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और प्लस में एक्स नेगेटिव बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी बेसिक रिएक्शन है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर रिएक्टेंट, ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा, सपोज दैट मान के चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में आर है, तो जो भी मेरा जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा बेटा, प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मेशन होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे जस्ट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा? प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। दैट मीन्स मेरे पास में कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होगा? इनवर्जन प्रोडक्ट, रिटेन इनवर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसा प्रोडक्ट? इनवर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इनवर्जन, इनवर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इनवर्जन प्रोडक्ट बोलो या फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलना चाहो तो वेल्डन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसा? वेल्डन प्रोडक्ट, वेल्डन प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट? वेल्डन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको पास में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से देखना। सर ये आपने कॉन्फ़िगरेशन वाली क्या बात बता दी, इसको आप बेटा एग्जांपल के थ्रू अच्छे से देखना। एग्जांपल देखना बेटा। जैसे मान के चलो
कि यहाँ से H और इधर से बेटा जी D, इधर से मेरे पास में T और इधर से मेरे पास में X आ चुका है। इसकी रिएक्शन करवाई गई बेटा जी न्यूक्लियोफाइल के साथ में। न्यूक्लियोफाइल ले लो यहाँ से। अब न्यूक्लियोफाइल के साथ में जैसे रिएक्शन करवाई गई तो अपने को पता है ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाके अटैक करेगा। किधर से जाके अटैक करेगा बेटा जी? पीछे से जाके अटैक करेगा। और जैसे ही ये पीछे से जाके अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में तो H जुड़ा हुआ है, इधर D जुड़ा हुआ है, इधर T जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से देखना, इधर से X का तो रिमूव हो रहा है और इधर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या बन चुका है बेटा जी? मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है। क्या बन चुकी है बेटा जी? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है बेटा जी। अब जो बॉन्ड बन रहा है उसको बना दो, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ दो बेटा। जो बॉन्ड बन रहा है उसको बना दो, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ दो। ध्यान से देखो, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर T पहुंच चुका है बेटा जी। ध्यान से देखना, इधर कौन पहुंच चुका है? T पहुंच चुका है। एक सेकेंड, इधर तो T पहुंच चुका है, इधर D पहुंच चुका है और इधर कौन पहुंच चुका है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? आप इसको सीधा भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज दैट इधर इसको ये एक्स को दिया जाएगा 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अपने को 1 से 2 चलना है और 1 से 2 चलते हैं बेटा। 1 से 2 चलते हैं तो क्लॉकवाइज चला जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चला जा रहा है? ये चला जा रहा है बेटा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलते हैं तो आंसर में क्या बोलते हैं? आर। आंसर में क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को। इधर इस न्यूक्लियोफाइल को दिया जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब सुनो बेटा, ये किस डायरेक्शन में चला जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है तो बेटा क्या बोला जाता है आंसर में? एस। अब देखो बेटा, आप इसका सीधे प्रोडक्ट बना सकते थे। सर ने क्या बताया था कि यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। दैट मींस उल्टा बनेगा अपने पास में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना, आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी जो ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपसे क्या पूछा जाएगा? ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो होगी बेटा प्लेनर। क्या होगी बेटा? प्लेनर। क्या होगी? प्लेनर होगी। कैसी होगी? प्लेनर होगा बेटा मेरे पास में। कैसे होगा? प्लेनर होगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, उस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, प्लेनर होगा। SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था और कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन भी sp2 होता है। कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन भी कितना होता है? sp2 होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से रखना इस बात को। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं बेटा इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ध्यान देना बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। देखो बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में मैं बात करूंगा तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया किन किन के बीच में जाता है बेटा जी? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, देखो बेटा, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आर एक्स से आर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रहा है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। यदि मैं ये बोलूं ये तो मेरा क्या है? रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा? ये तो मेरा रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है और बेटा ये क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो बेटा ये जो बन रहा है मेरे पास में, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट इधर ऊपर पीक पोजीशन पे बन रही होगी।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा, देखो अब जो भी बातें बताई जाएगी ना आपको बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत कम जगह लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब जो भी बातें बताई जा रही है वो सारी की सारी बातें आपके नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से बताई जा रही है। अब जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई है वो सारी की सारी बातें 12th क्लास की पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बच्चों, अब जो बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी बातें नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों मेरी बातों को बड़े विशेष तौर से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो एसएन जो टू रिएक्शन है, एसएन टू रिएक्शन है, एसएन टू रिएक्शन ये जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, ये जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। पहले नंबर पे बात। दूसरे नंबर पे ये न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी जाके अटैक करेगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। ये किन किन चीज पे डिपेंड करती है, सिर्फ टू फैक्टर पे डिपेंड कर रही है कि एक तो ये न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी जाके फास्ट अटैक करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो आर और एक्स, कार्बन और एक्स के बीच के अंदर का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की क्लीवेज जितनी ज्यादा फास्ट होगी, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। मेरी बातें समझ में आई होगी। दो फैक्टर है। अब दोनों के दोनों फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, ध्यान देना बेटा। देखो मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तो क्या बोल रहा हूँ, देखो बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 अकॉर्डिंग टू जीओसी, जीओसी के अकॉर्डिंग SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला बेटा आपको कि आर और एक्स का बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा। अब वीक कैसे होगा, वीक कैसे होगा, इस आर की डायरेक्शन में कोई खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए। अब कोई खींचने वाला ग्रुप क्या होगा, ये इधर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा मजबूत होगा, ये इस बॉन्ड को उतना ही ज्यादा इधर की डायरेक्शन में खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसके कारण आर और एक्स के बीच का बॉन्ड अच्छे से क्लीवेज हो पाएगा। और आर और एक्स के बीच का बॉन्ड जितना जल्दी अच्छे से क्लीवेज हो पाएगा, SN2 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट हो पाएगी। ठीक है बच्चों, ये वाला फर्स्ट फैक्टर होगा। मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ, बेटा ध्यान से देखना, CH3 और X। नेक्स्ट बात करता हूँ बेटा, नेक्स्ट बात करता हूँ PH और CH2X। पीएच का यहाँ पे नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। पीएच का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ बेटा अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर उसके बाद में CH2X। नेक्स्ट उसके बाद में बात की जा रही है बेटा अपने पास में 1 डिग्री, 1 डिग्री CH3 CH CHX। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में 2 डिग्री और फिर उसके बाद में 3 डिग्री। बेटा मोस्ट ऑफ किताबों में तो ये, मोस्ट ऑफ बुक्स में, मोस्ट ऑफ टीचर्स तो ये बताते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है। लेकिन SN1 SN सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको पूरी बातें बताई है अकॉर्डिंग टू जीओसी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पूरा का पूरा ऑर्डर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये ऑर्डर आपको देखना है, SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं आपको इसके अंदर बात बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। किसकी बातें बताई जा रही है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। नेक्स्ट बात बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। देखो बेटा SN1 रिएक्शन में तो कौन से सॉल्वेंट लिए जा रहे थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए जा रहे थे। यहाँ पे कौन से सॉल्वेंट लिए जाएंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से लिए जाएंगे बेटा, यहाँ से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा। देखो बेटा मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें बता देता हूँ कि SN1 रिएक्शन के लिए तो कौन सा सॉल्वेंट लिया जा रहा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा रे, पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिनके लिए म्यू का मान 0 नहीं हो, दैट मीन्स डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या बोलूंगा, जिनके ओ के साथ एच डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्टेड हो या फिर अटैच्ड हो, अटैच्ड हो। जैसे एग्जांपल H2O, ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट ध्यान से रखना, अपन बात कर रहे थे SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बोले तो जिनका म्यू का मान कुछ तो हो, ठीक है बच्चों, जिनका म्यू का मान कुछ तो हो, 0 हो, और डायरेक्ट मेथड होगा बेटा, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या याद रखोगे, जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड ना हो। बेटा यहाँ पे ना शब्द पे गौर करना, ना हो। सर एग्जांपल बताओ फटाफट, एग्जांपल देखना बेटा ध्यान से, ROR एग्जांपल देखना, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखना, MEC डबल बॉन्ड O, इधर से भी Me, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखना बेटा, MES डबल बॉन्ड O, Me, ये सारे के सारे और भी हो सकते हैं ETC, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे अपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। ध्यान से देखना, अब देखो बेटा, जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ और जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के विदाउट रिएक्शन करवाता हूँ तो रिएक्शन कैसी होगी। ध्यान से देखना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ विदाउट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में, तो बेटा RCl होगा, ये RCl, ठीक है, OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट कर रहा है, ये सीधा जाके अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा और क्या बनाएगा, ROH प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, तो बेटा यहां से जैसे रिएजेंट, रिएजेंट होगा जैसे NaOH, और फिर उसके साथ में पोलर अप्रोटिक सोलेंट, मतलब अपने को न्यूक्लियोफाइल का कोई सोर्स तो लेना ही पड़ेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, ठीक है कि नहीं, NaOH ये किसका सोर्स है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पोलर अप्रोटिक सोलवेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, और पोलर अप्रोटिक सोलवेंट के साथ में रिएक्शन करने के बाद जैसे अपने को पता है कि ये जो NaOH है, ये NaOH, ये NaOH अपने को दो आयन प्रोड्यूस करता है, एक तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दो प्रकार के आयन प्रोड्यूस करता है बेटा जी। अब ये दो प्रकार के आयन प्रोड्यूस करता है, दो प्रकार के आयन प्रोड्यूस करता है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर अपन ले रहे हैं बेटा जी एसीटोन, क्या ले रहे हैं, एसीटोन। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, जब जब इसके ऊपर, अब देखो सुना, इसके ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना मेरी बातों को, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर ये खुद का बॉन्ड भी ऐसे चाहता है कि मैं ऊपर की डायरेक्शन में खुलूं, और जैसे ये बॉन्ड ऐसे चाहेगा कि मैं ऊपर की डायरेक्शन में खुलूं, तो बेटा यहाँ से अपने को ये न्यूक्लियोफाइल फ्री चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल फ्री चाहिए, दैट मींस मेरा Na पॉजिटिव क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, Na पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, Na पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो बेटा यहाँ से ध्यान से देना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज किया जाता है
पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा जिससे रिएक्शन फास्ट होती है। अब देखो ना, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होगी कि मैं यहाँ से Na पॉजिटिव का कंजम्पशन करता जाऊँ और Na पॉजिटिव को मैं इधर Bg करता जाऊँ, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलती जाएगी। ध्यान से देखना, तो इसको कैसे किया जाएगा, ये मेरे पास में Na पॉजिटिव है और इसकी बाहर की डायरेक्शन में बेटा, बाहर की डायरेक्शन में कौन बैठ जाएगा, ऑक्सीजन C। इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो मैं सीधा बोलूँ अपने पास में बेटा एसी, मतलब इसको मैं यदि प्यार प्रेम से बोलूँ क्या बोला जाएगा, एसी। तो एसी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। एसी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं किया जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, बॉन्डिंग कर लेगा। इसके साथ बॉन्डिंग करके, बॉन्डिंग कर लेगा और इसको बॉन्डिंग करके इसको चारों तरफ से घेर लेगा। क्या कर लेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है कि नहीं है, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। अब अपना Na क्या हो गया, Bg हो गया। और ये बेटा ये क्या है, एसी बोले तो, एसी बोले तो मेरे पास में एसीटोन है। एसीटोन कहां से आया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से आया। अब इसको बेटा ये Na को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब पीछे बच गया कौन, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव फ्री है। अब OH नेगेटिव फ्री है तो ये रिएक्टेंट के ऊपर जाके अटैक करेगा। अब ये जो OH क्या है, ये OH फ्री है, तो ये OH अपना क्या करेगा बेटा, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, फ्री है। अब ये फ्री OH जाके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर या रिएक्टेंट के ऊपर जाके अटैक करेगा। और जैसे जैसे ही रिएक्टेंट के ऊपर जाके अटैक करेगा तो बेटा जी क्या बनाएगा, RX है और प्लस में OH नेगेटिव। अब बेटा ये फ्री है तो ये पीछे से जाके अच्छे से अटैक कर सकेगा। अब जैसे ये पीछे से जाके अटैक करेगा, जैसे ये पीछे से जाके अटैक करेगा और यहाँ से X नेगेटिव को बाहर निकाल देगा और बेटा यहाँ से OH नेगेटिव, ROH और अपने पास में क्या बन जाएगा, X के ऊपर नेगेटिव। ध्यान में समझ में आई होगी बेटा मेरी बातों को, ठीक है कि नहीं। अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़े हुए कैटाइन को, कैटाइन को घेर कर, कैटाइन को घेर कर, कैटाइन को बीजी करके न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को ये इंक्रीज कर देता है। और ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो बढ़ी हुई है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है रिएक्टेंट के ऊपर। और रिएक्टेंट के ऊपर जैसे जाके अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छे से करके जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब ध्यान देना बेटा, अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इन बातों को, जिनको अपन बड़े प्यार प्रेम से क्या बोलते हैं, HR पॉइंट। देखना, HR पॉइंट में पहले नंबर पे बात की जाती है बेटा, कितनी स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 1 स्टेप रिएक्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। नो रीअरेंजमेंट, किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट, एक ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो भी ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हो रहा था, वो ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज बन रही थी या फिर पॉजिटिव चार्ज बन रही थी। वो जो नेगेटिव, वो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, वो ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज। यदि मैं बोलूं ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म्ड या फॉर्मेशन, ये जो भी ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था, वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही थी बेटा, नेगेटिवली चार्ज बन रही थी। तो बेटा अपन भी इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज बना लेते हैं। कैसे कैसी बन रही थी, नेगेटिवली चार्ज
ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, सेकंड नंबर की बात देखना इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप, मैंने इसके अंदर दो स्टेप बताई। एक तो देखो वैसे तो होती है एक ही स्टेप के अंदर है, लेकिन मैंने इसको समझाने की दृष्टि से एक स्टेप तो ये बताई है, दूसरी स्टेप ये बताई है। ठीक है बच्चों, अभी फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस स्टेप या फिर स्लो स्टेप। जो भी फर्स्ट स्टेप होती है वो फर्स्ट स्टेप मेरी आरडीएस मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, उसी स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, आरडीएस स्टेप बोलते हैं। थर्ड नंबर पे बात की जा रही है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट हैलोजन। देखो बेटा, हैलोजन, हैलोजन एटम के रेस्पेक्ट में, दैट मींस सर कहना क्या चाहते हो, हैलोजन। देखो बेटा सर कहना क्या चाहते हो, आर एक्स है बेटा, यहाँ पे जो आर होगा ये आर क्या होगा बेटा, सेम होगा, और एक्स क्या होगा, डिफरेंट। ये एक्स क्या होगा बेटा, डिफरेंट। एक्स क्या होगा, डिफरेंट। अब एक्स डिफरेंट होगा तो इसके लिए अपने पास में ऑर्डर होगा आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई। देखो बेटा यहां से कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि बॉन्ड, 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 ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड आर और एक्स, आर और आई के बीच में, आर और बी आर के बीच में, आर और सी एल के बीच में, आर और एफ के बीच में, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, आर और एक्स का बीच, आर और एक्स का बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, वीक होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा कि बॉन्ड एनर्जी मेरी कम होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्या बोला जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बोले तो बॉन्ड तोड़ने के लिए लगाई गई एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा वीक होगी, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। देखो बेटा तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर आई, आर बी एर और आर सी एल। देखो बेटा नेक्स्ट ध्यान से देखना, आर एक्स, अब मेरा एक्स क्या है बेटा, सेम, एक्स सेम है, और आर क्या है बेटा जी, डिफरेंट। पंगा हो गया। देखो अब ये है, तो यहां से ध्यान से देखना, 1 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स, 1 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स और 3 डिग्री आर एक्स। देखो बेटा कॉन्सेप्ट देखो ना, कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी जाके अटैक करेगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी जाके अटैक करेगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां इजी अटैक कर सकता है, जहां पे हिंड्रेंस कम होगी वहां इजी अटैक कर सकता है। जहां पे हिंड्रेंस कम होगी वहीं पर तो जाके अटैक कर सकेगा इजी वे में। तो क्या बोला जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या बोला जाएगा यहाँ से कि rate of reaction are inversely proportional hindrance, स्टेरिक हिंड्रेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी। अब स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री पे कम होती है, 2 डिग्री पे और भी ज्यादा होती है, 3 डिग्री पे सबसे ही ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी रेट भी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी इसकी रेट भी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला बात अच्छे से देखना, अगला पॉइंट कौन से नंबर का पॉइंट है, 3 नंबर का, 4 नंबर का जो अगला पॉइंट है बेटा अपना, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का पॉइंट। इसके लिए बेटा रेट की बात की जा रही है, रेट, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट, रेट डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगी आर, आर डिपेंड करती है बेटा एक तो आर एक्स की कॉन्फ़िगरेशन पे, आर एक्स की कंसंट्रेशन पे, आर एक्स की कंसंट्रेशन पे, और बेटा जी न्यूक्लियोफाइल की
कंसंट्रेशन पे। दैट मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से बेटा मोलिकुलरिटी बोली जाए, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी बोली जाए तो मोलिकुलरिटी क्या होगी बेटा 2, आरएक्स के लिए 1 और न्यूक्लियोफाइल के लिए 1। तो टोटल कितनी होगी मोलिकुलरिटी, 2 मोलिकुलरिटी। 2 मोलिकुलरिटी बोले तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी बेटा, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान देना अगली बातों को, ये इसके अंदर सोलवेंट कैसा लिया जाएगा बेटा जी, सोलवेंट लिया जाएगा बेटा जी पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। सर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट बोले तो जैसे डीएमएसओ, जैसे डीएमएफ हो गया, जैसे एसीटोन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट ध्यान से देखना, SN2 जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसके अंदर भी अपना रिएक्टेंट ऊपर हो, प्रोडक्ट नीचे हो। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जिसके अंदर रिएक्टेंट ऊपर हो, प्रोडक्ट नीचे हो, और तो ये रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो क्या बोला जाएगा 6 नंबर का पॉइंट, SN2 reaction, SN2 reaction is an exothermic reaction, exothermic, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो रिएक्शन होने के उपरांत ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकलेगी। क्या बोला मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो जिसके अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी एंड बाहर सराउंडिंग के अंदर बाहर निकले, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ बाहर एनर्जी निकले। 7th नंबर पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोले तो वेल डन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन है ये नो KEE बोले तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्या बोला जाएगा इसको, KE को काइनेटिक, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बट एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। सर कहना क्या चाहते हो, जैसे बेटा RCl35 हो, RCl35 हो और बेटा RCl37 हो, तो इन दोनों में रिएक्शन पहले कौन कर लेगा, जिसका आइसोटोपिक इफेक्ट ज्यादा होगा, बोले तो R35 ज्यादा रिएक्शन कर लेगा। ध्यान समझ में आएगी बेटा मेरी बातों को। देखो बेटा, अब इन सब बातों के आधार पे अपन बात करते हैं ऐसी ऐसी बातों के लिए कि जो SN1 रिएक्शन के लिए भी लागू होती है, SN2 रिएक्शन के लिए भी लागू होती है। अब ऐसी बातों की बातें की जाएगी, ऐसी बातों की चर्चाएं की जाएगी जो बातें SN1 रिएक्शन के लिए भी लागू हो और SN2 रिएक्शन के लिए भी लागू हो। ध्यान से देखना बेटा। कंपाउंड या SN1 एंड SN2, देखना फर्स्ट नंबर पे बात की जा रही है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और X। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पे X के ऊपर लोन पेयर होंगे और ये X के ऊपर का लोन पेयर अंदर की साइड में डायरेक्शन में जाएगा और ये इधर जाएगा,
तो अपने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा X, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये इसमें, अब ये वापस इधर चला जाएगा और ये वापस इधर चला जाएगा, दैट मीन्स ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल होती रहेगी। दैट मीन्स मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि बेटा जी यहाँ पर अपने पास कभी ना कभी पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है तो ये वाला बॉन्ड अच्छे से क्लीवेज हो पाएगा क्या? नहीं सर, ये बॉन्ड अच्छे से क्लीवेज नहीं हो पाएगा, और अच्छे से बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो पाएगा तो SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन नहीं किया SN1 रिएक्शन भी शो नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि कि विनाइलिक एक्स, इसको इस ग्रुप को बोला जाता है विनाइल। क्या बोला जाता है? विनाइल। विनाइलिक एक्स ना तो SN1 रिएक्शन शो करता है और ना ही SN2 रिएक्शन शो करता है, ये दोनों ही की दोनों ही रिएक्शन शो नहीं करता। सर ऐसे और कौन सा कंपाउंड है, ऐसा और कौन सा कंपाउंड है बेटा? ध्यान से देखना, ऐसे और भी कंपाउंड है बेटा, ऐसे और भी कंपाउंड है, इसके ऊपर लगाया गया एक्स। अपने को पता है इसके अंदर भी पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। इस बॉन्ड के अंदर बेटा कौन सा करेक्टर आ चुका है? इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। पार्शियली डबल्ड बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, जिसके कारण ये ना तो SN1 रिएक्शन दे पाएगा और ना ही SN2 रिएक्शन दे पाएगा। ये दोनों की दोनों ही रिएक्शन नहीं दे पाता है बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखना बेटा, ध्यान से देखना, तीसरे नंबर पे RF। RF रिएक्शन देता है कि नहीं देता? RF भी रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? यहाँ से R और F के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या बोला जाएगा? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आर और एफ के बीच का जो बॉन्ड है, आर और एफ के बीच का जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात यह है कि अपन ने इसको जबरदस्ती तोड़ भी दिया, जबरदस्ती तोड़ भी दिया तो यहाँ से बेटा क्या बन के जाएगा? एफ नेगेटिव। और एफ नेगेटिव एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। एफ नेगेटिव क्या होता है बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर LEAVING, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जिसके कारण भी ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखना बेटा, ध्यान से देखना, फोर्थ नंबर पे एक्स। आप तो मेरे को मन ही मन में ये बता दो बेटा, इसे कौन सी हेलोजन बोला जाएगा? हाँ, मेरे तक आपकी आवाज आ चुकी है। कौन सी हेलोजन बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ब्रिज्ड हेलोजन। कौन सी हेलोजन बोला जाएगा बेटा जी? इसको बोला जाएगा ब्रिज्ड हेलोजन। कौन सी हेलोजन बोला जाएगा? ब्रिज्ड हेलोजन। कौन सी हेलोजन बोला जाएगा? ब्रिज्ड हेलोजन। देखो बेटा, ब्रिज्ड हेलोजन, ब्रिज्ड हेलोजन के ऊपर से मैं इस हेलोजन को हटाता हूँ यहाँ से। जैसे इस हेलोजन को यहाँ से हटाता हूँ तो बेटा, जी यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा क्या? सर यहाँ से हमें भी पता है और आपको पता है, क्या बन जाएगा? यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और जब भी इसके ऊपर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो अपने को इस चीज का अच्छे से पता है कि कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। और अब तक तो जब इस ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर एक्स ग्रुप ऊपर की डायरेक्शन में लगा हुआ था तो इसकी शेप कैसी थी? टेट्राहेड्रल शेप थी। और जैसे इसकी टेट्राहेड्रल शेप थी और जैसे इस एक्स ग्रुप को यहाँ से हटा दिया गया तो अब ये किस पोजीशन में आना चाहेगा? प्लेनर में आना चाहेगा। और प्लेनर में आ नहीं सकता क्योंकि ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड होंगे, ये तीनों के तीनों बॉन्ड नीचे की डायरेक्शन में बंधे हुए हैं, जिसके कारण ये sp2 के अंदर नहीं आ सकते। और नहीं आ सकते तो बेटा ये बन भी नहीं पाएगा, और ये बन नहीं पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं दे पाएगा। ब्रिज हेड पोजीशन के पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन ना तो SN1 देती है ना ही SN2 रिएक्शन देती है। ना तो अपनी SN1 रिएक्शन देती है बेटा जी, और ना ही SN2 रिएक्शन देती है। ना तो SN1 देती है और ना ही SN2 रिएक्शन
देती है, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देती ड्यू टू ब्रिज हेड रूल्स के अकॉर्डिंग। अब अपने को यदि ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर रिएक्शन करवानी ही पड़े, जबरदस्ती जबरदस्ती अपने को ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर रिएक्शन करवानी ही पड़े, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर रिएक्शन करवानी ही पड़े, तो 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 ब्रिज हेड के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दिया जाएगा। नंबर ऑफ, पहले तो इसके बीच में सिर्फ वन ही कार्बन था। कितना कार्बन था रे बेटा? वन ही कार्बन था। अब मेरे पास में कार्बन हो गए 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया गया। और जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया गया तो ये SN1 रिएक्शन भी दे देगा और ये SN2 रिएक्शन भी दे देगा। ठीक है बच्चों, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन में जितना ज्यादा इंक्रीज करता जाऊंगा, ये रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट तरीके से देना चालू कर देगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसकी रेट ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कि किसकी रेट ज्यादा होगी। चलो बच्चों, आप इन तीनों के अंदर बता दो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी। सर हमें का बुद्धू समझो का, हमें पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती जाएगी। ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा कम होते जाएंगे, रिएक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। तो अपने को चाहे SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर पूछे, चाहे अपने को SN2 रिएक्शन का भी ऑर्डर पूछे, ऑर्डर यही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, 5वें नंबर पे बात की जाती है, 5th नंबर पे बात कर रहा हूँ बेटा आपके साथ में। ध्यान से देखना, अगला कंपाउंड जो SN1 रिएक्शन भी नहीं देता और SN2 रिएक्शन भी नहीं देता। ध्यान से देखना बेटा इसको। देखो बेटा, अब ये कंपाउंड कैसा है, आपसे कोई पूछा जाए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करे उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे जिनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो और अक्कल रूल का पालन नहीं करे। और नॉन एरोमेटिक किसे कहेंगे, जिसके अंदर कम से कम एक sp3 कार्बन अवेलेबल हो, उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। देखो बेटा ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन की मैं पोजीशन पूछना चाहूँ तो ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, sp3 है, sp3 है तो ये कैसा हो गया बेटा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और बेटा मैंने आपको एक चीज अच्छे से और बताई थी कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और मैंने आपको तो एक बात और अच्छे तरीके से बता दी थी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं होते, तो ये तो रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल। क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल। अब आ जाओ बात करने के लिए। अब क्या करोगे, यहाँ से इस एक्स को बाहर निकालोगे, एक्स को बाहर निकालोगे तो यहाँ से क्या बना के जाओगे बेटा यहाँ से क्या बना के जाओगे बेटा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना के जाओगे और यहाँ पे क्या लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन चुका, कॉन्जुगेशन अवेलेबल हो गया, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल डबल। कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो क्या बोला जाता है रेमुना, एंटी एरोमेटिक। क्या बोला जाता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो दैट मींस ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। और जब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए तो क्या ये SN1 और SN2 रिएक्शन दे देगा, नहीं दे पाएगा सर, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो SN1 और SN2 रिएक्शन भी नहीं देगा, SN1 और SN2 रिएक्शन भी नहीं देगा। आई होप बेटा मेरी आप बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, अब देखो बेटो, अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट और बता रहा हूं जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के लिए काफी और इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, नेक्स्ट HR पॉइंट। देखो बेटा HR पॉइंट में फर्स्ट नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा बेस्ट होगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। यही बात बोली थी मैंने कुछ देर पहले।
मैंने आपको क्या बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा फास्ट होगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। और अपने को इस चीज का अच्छे से पता है कि RF, RBr, RCl और RI, इनमें सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? RI। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा कि RI इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। RI कैसा है? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। मतलब अपना कोई अदर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके ऊपर भी रिएक्शन, उसके साथ में रिएक्शन करवानी है, तो अपन पहले सब्स्टिट्यूटेड के तौर पे RI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट होगी। सर कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो? देखो बेटा, इधर ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। I नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप as well as good न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। आई जो न्यूक्लियोफाइल है वो गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप भी है। सर कहना क्या चाहते हो आप? ये देखो बेटा, RBr की रिएक्शन करवाई गई न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या बन जाएगा? R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, पता है अपने को। प्लस में क्या बन जाएगा? Br नेगेटिव। बेटा मैंने इसको बोला रेट वन। क्या बोला? रेट वन। अब बेटा जी क्या दिया? RBr के साथ पहले मैंने ले लिया I2। क्या ले लिया बेटा? I2। फिर इस I2 ले लिया या I नेगेटिव ले लिया, Na ले लिया, I नेगेटिव ले लिया। इस Na के साथ में रिएक्शन करने के बाद अपने को अच्छे से पता है कि ये क्या है? गुड न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा, अटैक करेगा, Br को बाहर कर देगा, RI का फॉर्मेशन हो जाएगा। RI का जैसे ही फॉर्मेशन हो गया, तो बेटा अब किसकी बुलाया जाएगा? अब न्यूक्लियोफाइल को बुलाओ। इस वाले न्यूक्लियोफाइल को बुला लिए, न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल बेटा अटैक करेगा। अटैक करने के बाद अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा और RI को बाहर कर देगा। और RI को बाहर करेगा, और यहाँ पे I नेगेटिव कैसा होगा? लिविंग ग्रुप, LEAVING, लिविंग ग्रुप। यहाँ से लिविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? R न्यूक्लियोफाइल। मैं ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। इस रिएक्शन को मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, RBr न्यूक्लियोफाइल और I नेगेटिव। चलिए बेटा, I नेगेटिव, ठीक है बच्चों, और R न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इसको बोला गया बेटा मैंने R2। अब आपको ये बताना है कि R1 की रेट ज्यादा होगी या R2 की रेट ज्यादा होगी। अच्छे से पता है कि सर ने पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, तो अपने को पता है कि आई नेगेटिव अच्छे से पहले तो जाके अटैक भी कर लेगा और लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर भी हो जाएगा। सर ने समझा भी दिया, दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट, एज कंपेयर टू सिंपल न्यूक्लियोफाइल के कंपेरेटिवली। तो क्या बोलूंगा? R2 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू R1। बेटा मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये तो हो गई फर्स्ट नंबर पे बात। सेकंड नंबर में मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर पे बात की जा रही है बेटा नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड कैन फॉलो स्लो रिएक्शन SN2 रिएक्शन। देखो बेटा, नियो हैलाइड जो है, नियो हैलाइड SN2 रिएक्शन काफी स्लो देता है। देखो बेटा, कैसे स्लो देता है? सर कहना क्या चाहते हो? देखो बेटा, इसे क्या बोलते हैं? नियो पेंटाइल, ठीक है, नियो पेंटाइल हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? नियो पेंटाइल हैलाइड, नियो पेंटाइल हैलाइड। ये जो नियो पेंटाइल हैलाइड है बेटा, ये नियो पेंटाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन काफी स्लो देता है। उसके पीछे का रीजन, रीजन कोई बता सकता है बेटा तुम में से? अरे जोर से बोलो, आवाज आ जाएगी मेरे तक, बोलो। खा रे, बिल्कुल सही बोला, मैं एक बच्चे ने कहा बोला,
उसने ये बोला कि सर ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, सर इसको हिंड्रेंस दिख रहा है, और हिंड्रेंस दिख रहा है तो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पाएगा या फिर काफी स्लो देगा। ये क्या करेगा? स्लो अटैक कर पाएगा। क्या कर पाएगा? स्लो अटैक कर पाएगा। और जैसे इसके ऊपर ये स्लो अटैक करेगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? स्लो हो गई। ठीक है बच्चों, एक सेकंड सॉरी, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो इसका क्या लगेगा? हिंड्रेंस लगेगा। और जैसे इसका हिंड्रेंस लगे, इनका हिंड्रेंस लगेगा, इस वजह से ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? स्लो हो गई। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो गई? ऑटोमेटिकली क्या हो गई बेटा? स्लो रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? कोई प्रोडक्ट बता सकता है बेटा? है, इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, बनने वाला प्रोडक्ट बता सकते हो क्या? देखो बेटा, ये इसकी अब ये तो स्लो हो गई, ये तो जाके अटैक करेगा नहीं। अब ये जाके अटैक करेगा नहीं, आराम से धीरे धीरे जाके अटैक करेगा, धीरे धीरे जाके अटैक करेगा। तो उससे पहले क्या हो जाएगा बेटा? ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और ये बॉन्ड जैसे ही क्लीवेज होगा यहाँ से, ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ से क्लीवेज होगा, तो बेटा ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ से क्लीवेज होगा तो इसके ऊपर क्या बना के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बना के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये कौन सा बना है? 1 डिग्री कार्ब, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने को पता है कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से किसका? 1 2 और 3, 2 3 का बॉन्ड 1 पे शिफ्ट, 1 का पॉजिटिव 2 पे शिफ्ट। और जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बना के जाएगा? यहाँ से, यहाँ से इसके ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब ये पॉजिटिव चार्ज अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अब न्यूक्लियोफाइल अच्छे से जाके अटैक कर लेगा। और अटैक करने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी ये बन के जाएगा। और ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू बन के गया है? ये बन के गया है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। सर SN1 मैकेनिज्म के अंदर ही तो यहाँ से क्या हो गई थी अपने पास में? मिथाइल शिफ्टिंग, ME शिफ्टिंग। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि रीअरेंजमेंट हुआ है, और ये यहाँ पे क्या हुआ है? री अरेंजमेंट हुआ है। और रीअरेंजमेंट किस में होता है? SN1 रिएक्शन में होता है। SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट, दैट मींस यहाँ से SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन तो होगी ही नहीं। ठीक है कि नहीं है? और वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसने हिंड्रेंस लगा है, इसको हिंड्रेंस लगा है, इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी बेटा। नेक्स्ट ध्यान से देखना, थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ। देखो बेटा, RX की रिएक्शन करवाई गई बेटा किसके साथ? AgNO3 के साथ। किसके साथ बेटा जी? AgNO3 के साथ। AgNO3 इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अपने को अच्छे से पता है बेटा, ये अपने को अच्छे से पता है कि ये नेगेटिव चार्ज जैसे इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर जाके अटैक करेगा तो यहाँ से इसको रिमूव करके जाएगा, और यहाँ से रिमूव करके जाएगा तो यहाँ से क्या बनाया जाएगा? RnO3, और प्लस में क्या बन जाएगा? AgX का फॉर्मेशन। अब देखो बेटा, यदि यहाँ पे Cl होता, तो यदि यहाँ पे Cl होता तो यहाँ पे क्या बनता? AgCl। और यदि यहाँ पे Br होता तो क्या बनता? AgBr। और यदि मेरे पास में यहाँ से AgI होता तो क्या बनता? AgI। अच्छे से पता है कि AgCl की पीपीटी कैसे बनती है? AgCl ये क्या बनेगा? पीपीटी। AgCl की पीपीटी कैसे बनती है? व्हाइट, WHITE, व्हाइट पीपीटी बनती है। इसकी येलो, इसकी पेल, इसकी बनती है पेल येलो, पेल येलो। इसकी कैसी बनती है? येलो। कैसी पीपीटी बनती है? येलो पीपीटी बनती है। देखो बेटा, नेक्स्ट ध्यान से सुना, अगली जो बातें आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, देखो फोर्थ नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, RX के अंदर पानी मिला दिया। RX में क्या मिला दिया बेटा जी? पानी मिला दिया। RX में यदि पानी मिला दिया तो इस प्रोसेस को H2O के एडिशन करवा दिया, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट, यदि RX के साथ में ROH मतलब एल्कोहल मिला दी, एल्कोहल मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं बेटा जी एल्क्लोलाइसिस। एल्क्लो। देखो बेटा, यदि
आर एक्स के अंदर क्या मिला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दिया गया, तो इसको बोला जाता है बेटा एल्क्लोटोलाइसिस। ध्यान से देखना बेटा। आगे 5th नंबर पे बात की जा रही है आपके सामने, लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा बेस्ट होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो बोला जा रहा है एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप like H2O and N2 follow usually SN1 रिएक्शन। जहां पे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे वहां पे यूजुअली SN1 रिएक्शन ही फॉलो होगी। दैट मीन्स ROH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उससे पहले क्या बनेगा, ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बाहर रिमूव हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन करके जाएगा और अब बुलाया जाएगा न्यूक्लियोफाइल को, और अब न्यूक्लियोफाइल को बुलाया जाएगा तो अब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के बाद में आर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करके जाएगा। दैट मीन्स SN1 रिएक्शन के थ्रू परफॉर्म होगी। आर N2 आ गया तो कौन सी रिएक्शन के थ्रू जाएगा, SN1 रिएक्शन के थ्रू आगे परफॉर्म होके जाएगा। सर क्यों? क्योंकि एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप अपने पास में प्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर में बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब तक मैंने आपको जितनी बातें बताई ना वो नीट के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेई के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे नीट वाले बच्चे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। जेई वाले बच्चे अब जो बातें आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करना। नीट वाले बच्चे जा सकते हैं भाई, वीडियो आपके लिए एंड हो चुका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब मैं जब जो बातें बता रहा हूँ वो जेई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जेई वाले बच्चे आंखें 4 कर लेना और कान भी 4 कर लेना, अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना भी। देखो बेटा, मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि आर एक्स ये मेरा 1 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री आर एक्स है, तो ये 1 डिग्री आर एक्स है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN1 के थ्रू जाएगा कि SN2 के थ्रू जाएगा, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा। बराबर बात, ठीक सर। और यदि 3 डिग्री आर एक्स हुआ, कौन सा आर एक्स हुआ, 3 डिग्री आर एक्स हुआ, तो 3 डिग्री आर एक्स, ये 3 डिग्री आर एक्स, 3 डिग्री आर एक्स, चलो मैं आपको बता देता हूं। यदि ये SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो बेटा यहां से रेट क्या लिखी जाएगी, यहां से रेट लिखी जाएगी। यदि मैं इसको R1 बोलता हूं तो इसको मैं बोला दूंगा R1 बराबर K1। SN2 के थ्रू जा रहा है तो RX की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बराबर बात। नेक्स्ट देखना, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं R3। तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तो K3 और RX न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है बच्चों, ये होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना कि 2 डिग्री जो RX होगा, ये 2 डिग्री RX ये SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू जाएगा, ये दोनों से जा सकता है। ये SN1 के थ्रू जाएगा, ये SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू जाएगा, दोनों के थ्रू जा सकता है। इसको बोला जा रहा है R2। तो यहां से मैं R2 क्या बोलूंगा, यहां से R2 बोला जाएगा K2। SN1 वाला तो क्या लिखा जाएगा, SN1 वाला लिखा जाएगा RX की कंसंट्रेशन बराबर, प्लस क्या बोला जाएगा K3 RX की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन R2, ठीक है, ये बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसमें क्या क्या फेरबदल कर रहा हूं। मैं इसमें फेरबदल ये कर रहा हूं कि ये तो किसके थ्रू गया था, SN1 के थ्रू गया था, तो मैं इसको SN1 से ही रिप्लेस कर रहा हूं। ये तो किसके थ्रू गया था, SN1 से गया था, तो मैं इसको SN1 से ही रिप्लेस कर रहा हूं। दैट मीन्स में K2RX को किस तरीके से लिखा जाएगा, K3RX से लिखा जाएगा। सर फिर इसको भी करो, ये लो बेटा, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं किससे, K1RX की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से, ठीक है बेटा। अब बेटा जी, अब SN परसेंटेज SN1
या फिर परसेंटेज ऑफ SN का रिएक्शन ही निकालना हो, परसेंटेज SN निकालना हो, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, अपने को जैसे SN1 ही निकालना हो तो परसेंटेज SN1 निकालना हो तो SN1 की कंसंट्रेशन ये SN1 डिवाइड बाई SN2 प्लस SN1 प्लस SN2 मल्टीप्लाई बाई में 100, ये बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को, अच्छे से देखना। परसेंटेज SN1 बोला जा रहा है तो SN1 के लिए तो क्या है बेटा K3RX, तो क्या बोला जाएगा K3RX डिवाइड बाई, और SN1 के लिए क्या है K3RX, और SN2 के लिए क्या है बेटा K1RX की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय में 100, मल्टीप्लाई बाय में 100। अच्छे से पता है RX से RX कट जाएगा, ठीक है कि नहीं है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा इधर से K3 डिवाइड बाई K3 प्लस K1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा किसके लिए परसेंटेज SN1 का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही मैं बात करूं परसेंटेज SN2 के लिए, तो परसेंटेज SN2 के लिए क्या है बेटा K1RX न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, K1RX न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई K1RX न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन प्लस K3RX की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां से RX से तो RX कट ही जाएगा, तो बेटा क्या बच जाएगा K1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई K1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन प्लस K3 मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है बच्चों, ये अपने को परसेंटेज ऑफ SN1 और परसेंटेज ऑफ SN2 निकालने के फॉर्मूले पता चल गए। इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद में न्यूमेरिकल टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन यहाँ से सोल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अब सुनना मेरे बेटा मेरी बातों को, इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब बेटा अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए कॉमन के लिए होगा। अब तक अपन क्या बात पढ़ के गए हैं, अब तक अपन ये बात पढ़ के गए हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने को पहले से पता है कि ये SN1 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा, तो वो कौन से पाथ के थ्रू जाएगा, पाथ के थ्रू जाएगा तो अपने को कैसे रिएक्शन देके जाएगा, अपने ने अब तक ये सीखा है। अपन ने अब तक क्या सीखा है कि कोई रिएक्टेंट है और कोई रिएजेंट है, ये दोनों के दोनों SN1 के थ्रू जाएंगे तो SN1 के थ्रू रीअरेंजमेंट करते हुए जाएंगे। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, SN2 रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अपन ने अब तक ये बात सीखी है। अब अपन ये सीखेंगे कि रिएजेंट को देखा, अच्छा ये रिएजेंट है, ये SN1 देगा, अच्छा ये रिएजेंट है, SN2 देगा। देखते ही प्रिडिक्ट करना आ जाएगा कि SN1 रिएक्शन देगा कि SN2 रिएक्शन देगा। लेकिन इस चीज के लिए इंतजार करना होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही बात सीखेंगे, रिएजेंट देखो आंसर फेंको, रिएजेंट देखो आंसर फेंको कि SN1 देगा कि SN2 रिएक्शन देगा। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो लगातार, कभी रुकना नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।